एवरीवन, वेलकम टू F2RTCS। तो आज है 2 अगस्त संडे और अभी हम करेंगे रिवीजन से स्टार्ट। तो आज से हम डेली कुछ ना कुछ चैप्टर का रिवाइज करते चलेंगे जो कि हमारे पीटी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और अभी आयोग की तरफ से पीटी का डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है कि पीटी की परीक्षा कब होगी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कैसे भी सितंबर के लास्ट या सितंबर के बाद ही होगी। तो इस बीच में आप चाहे तो पीटी के साथ साथ मेंस पे भी फोकस कर सकते हैं। और वैसे भी पीटी को मतलब लास्ट मोमेंट पे लाकर पोस्टपोन किया गया था, तो आपका लगभग पीटी का सिलेबस तैयार होगा, बस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहने की ज़रूरत है। तो रिवीजन के लिए आप हमारे सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि हम वन शॉट में तो नहीं, छोटे छोटे वीडियोज़ में हर दिन कुछ सब्जेक्ट का रिवाइज़ करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में बेसिकली हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, फिर मेडाइवल करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे। तो एंशिएंट में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। तो इसको डिवाइड किया जाता है इस बेसिस पे कि जो भी एविडेंस मिले हैं वो क्या मतलब रिटन एविडेंस मिले हैं, उन जो भी रिटन एविडेंस मिले हैं उनको डिसाइफर किया जा सका है कि नहीं। तो लिखावट के आधार पर बेसिकली इनको डिवाइड किया जाता है। तो ये जो प्री हिस्टोरिक है, इस टाइम पे कोई भी रिटन एविडेंस हमको नहीं मिला है, बस जो खुदाई में या ऐसे कुछ जो एविडेंस मिला है वो हमारे पास है अवेलेबल। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इस टाइम का हमको लिखा हुआ कुछ साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, मतलब उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है, ये हमारा स्टार्ट होता है वैदिक सिविलाइजेशन के, वैदिक एज से। तो उस समय के जो भी बुक्स हैं, जो भी रिटन एविडेंस है, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड है। तो यही मेन बेसिस है तीनों के क्लासिफिकेशन का। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हम अलग अलग टाइम पे डिवाइड करते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास स्टोन एज, जिसको कि हम पाषाण काल कहते हैं। स्टोन एज का भी 3 पार्ट है। स्टोन एज में पहले पैलियोलिथिक है, पूरा पाषाण, फिर मीजोलिथिक, मध्य पाषाण, और फिर है नियोलिथिक, नव पाषाण काल। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोन एज में ही प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही दूसरा आता है चाल्कोलिथिक पीरियड। तो पहला हमारे पास प्री हिस्टोरिक में है स्टोन एज, और दूसरा है चाल्कोलिथिक। स्टोन एज में 3 टाइप का बेसिकली लिथ का मतलब ही स्टोन होता है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों ही स्टोन एज का ही पार्ट है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, जिस समय तांबे का भी यूज़ किया जाता है। तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये सबका सब जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड का है। इस समय जो भी हमको साक्ष्य मिला है वो रिटन फॉर्म में नहीं मिला है, कुछ खुदाई में मिला या कुछ ऐसे अवशेष मिला है, लेकिन अभी कुछ लिखे हुए फॉर्म में नहीं मिला है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका एग्जांपल है। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको लिखा हुआ एविडेंस मिला है, लेकिन उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है कि वो क्या लिखा गया है, किस बारे में लिखा गया है। तो ऐसा कुछ जो भी हमको स्क्रिप्ट मिला है उसको भी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो ये हमारा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आता है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें कि अभी हम एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, नेहरू पीरियड, अभी जो वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब पढ़ते हैं। तो मतलब ये सब का सब हिस्टोरिकल पीरियड है। मतलब जब से हम जो भी लिखा हुआ मिल रहा है उसको हम पढ़ पा रहे हैं, तब से लेकर अभी तक जो भी बीता है वो सब का सब हमारा हिस्टोरिकल पीरियड में काउंट होता है। तो चलिए अभी आगे इसको देखते हैं एक्सप्लेन करके। इतिहास के बारे में लिखा है कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो ये हेरोडोटस। नाम ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम ऐसे पूछ ले कि फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। अभी सबसे पहले जो होमोसेपियंस होते हैं ह्यूमन, इसका एविडेंस सबसे पहले अफ्रीका से मिला, अफ्रीकन कंटिनेंट से। इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। अगर पूछ लेता है कि मानव जाति का पालना किस महादेश को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अफ्रीका को। क्यों? क्योंकि वहाँ से सबसे पहले हमको ह्यूमन का, होमोसेपियंस का एविडेंस मिला है। और इसके बाद दूसरा है कि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। अभी ह्यूमन तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन सिविलाइज्ड नहीं था। ठीक है, कैसे भी रह रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं, पेड़ पौधे पत्ते को पहन रहे हैं, जानवर का छाल पहन रहे हैं, लेकिन एक सभ्य सिविलाइज्ड वे में अगर रह रहे हैं तो वो हमको सिविलाइजेशन का सबसे पहला एशिया महादेश से एविडेंस मिलता है, एशिया कंटिनेंट से। इसीलिए एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कि मानव जाति का पालना, तो वो हो जाएगा अफ्रीका, क्योंकि वहाँ से पहला ह्यूमन का फॉसिल मिला है। और अगर सभ्यता, सिविलाइजेशन का पूछता है तो वो एशिया हो जाएगा। एशिया में हमारे पास इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया का, और ये सब मिलता है। उसके बाद है
इतिहास को अभी हम 3 खंड में बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक, जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, प्री हिस्टोरिक, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक, और फिर हिस्टोरिक। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो ये वो टाइम है जिस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता है, और इसको पुरातात्विक साक्ष्य से इसके बारे में हमको जानकारी मिल रहा है, और इसमें पाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। अभी पाषाण काल के बारे में देखते हैं। यह वह समय है जब मानव पत्थर के औजार, हथियार, इन चीज़ों का उपयोग करता था, और इस टाइम पे चूँकि पत्थर का यूज हो रहा है इसलिए पाषाण काल कहा गया। ठीक है, पत्थर के औजार और हथियार। भारत में सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। तो सबसे पहले इंडिया में पाषाण काल का खोज जिसने किया है तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट, और ये कब हुआ है तो 1863 में। 1857 के बाद हुआ है, 1863 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ईयर को और जो खोज किए हैं उनको। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ये पाषाण कालीन सभ्यता का खोज किए थे। उसके बाद है पुरातत्व का पिता भारत में किसको कहा जाता है तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अभी ये आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये सब इनका ही देन है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडिया में आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे हिस्ट्री का फादर किनको कहा जाता है तो हेरोडोटस को, और पुरातत्व का पिता यानी कि आर्कियोलॉजी का फादर किनको कहा जाता है इंडिया में तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कहा जाता है इनको। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अभी इंडिया में जो भी पुराना जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह मिलता है उसको हम किधर रखते हैं, कहाँ म्यूजियम में रखते हैं, तो ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, और ये कहाँ है तो भोपाल। ध्यान रखेंगे भोपाल में, ये दिल्ली में नहीं है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन, और वहीं पे जो भी मिलता है हमको खुदाई में या कुछ भी ऐसा उसको रखते हैं। कहाँ तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, और किधर है भोपाल में। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। अभी हम स्टोन एज बोल रहे थे, फिर हम चालकोलिथिक एज बोलेंगे। तो ये सब क्या है, चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण युग हम तब बोलते हैं ना जब तांबे का यूज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम धातु के आधार पर किसी एज का नाम रख रहे हैं तो वो नाम, इसलिए यहाँ लिखा है कि मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण किसने किया है तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। ठीक है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नाम हो गया। एक तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो कि सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता यानी कि जो ये स्टोन एज है उसका खोज किए थे, उसको डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। उसके बाद है अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर उसके बाद क्रिश्चियन थॉमस जो धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण किए थे। और एक ये भी प्लेस का नाम ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है, और यहाँ जो भी पुरातत्व से रिलेटेड जो भी एविडेंस मिलता है, जो आर्कियोलॉजिकल मिलता है, वो सब उस संग्रहालय में जमा करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, अलेक्जेंडर कनिंघम और क्रिश्चियन थॉमस। आगे है लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। अब ये जो लिखावट के आधार पर हम बांटे हैं ना, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, तो ये जो 3 नाम दिया है ये किसने दिया है तो जॉन ब्रूस ने दिया है। ठीक है, वो अलग है रॉबर्ट ब्रूसफुट, वो अलग है जो स्टोन एज यानी कि पाषाण काल का खोज किए थे, लेकिन यहाँ पे ये अलग है जॉन ब्रूस। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट अलग है और ये जॉन ब्रूस अलग है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, अभी हम ऊपर देखे भी हैं जो पाषाण काल को 3 में कौन कौन। तो सबसे पहला पैलियोलिथिक है, फिर दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड देखते हैं अगर, तो ये 20 लाख BCE ईसा पूर्व लिखा है, यानी कि BCE बिफोर क्राइस्ट एरा के बात कर रहा है ये। 20 लाख BCE से लेकर के 12,000 BCE तक देखने को मिलता है पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं इस ड्यूरेशन के उसको देखते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। ठीक है, तो आदि मानव कब के मानव को कहते हैं तो पूरा पाषाण काल के, सबसे पुराना यही है। अभी सबसे पुराना तो स्टोन एज है ना, स्टोन एज में भी हम सबसे पुराना देख रहे हैं जो कि पूरा पाषाण काल है। तो इस टाइम के जो भी मानव है उनको क्या कहा जाता है तो आदि मानव कहा जाता है। ठीक, इस समय का मानव खाना बदोश, खाद्य संग्राहक ये होते थे, और उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो है आग का खोज कब हुआ है तो स्टोन एज में ही हुआ है, और स्टोन एज में कब हुआ तो पैलियोलिथिक पीरियड में।
यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलता है कि इस समय जो ह्यूमन उस समय कैसा था, तो खाना बदोश था। जैसे कैसे अभी के टाइम पे जानवर होते हैं तो कहीं से कुछ मिल गया उसको खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं, प्रॉपर ना तो खेती थोड़ी कर रहे हैं कोई जानवर। तो इसी तरीके से है, खाना बदोश है, खाद्य संग्राहक है, फूड को कलेक्ट कर रहा है। और लाइफ का जो मेन पर्पस था उस समय वो अपना पेट भरना ही था। ऐसा नहीं है कि कुछ उस समय थोड़ी कोई डिस्कवरी कर रहे हैं और मंगलयान और चंद्रयान लॉन्च हो रहा है। तो तभी लाइफ का जो मेन पर्पस था वो एक ही था कि जानवर जैसे अभी के समय कैसे है कि कोई एनिमल है तो सिर्फ अपने सर्वाइवल पे फोकस कर रहा है कि हम खा करके जिंदा रहें बस। तो उस समय जो मानव थे, आदि मानव, उनका बस इतना ही लाइफ का पर्पस था कि जानवरों की भांति अपना पेट भर रहे हैं और खुद को जिंदा रख रहे हैं। और इस समय इनका एक सबसे बड़ा जो उपलब्धि कह लो वो ये है कि आग की खोज हुई है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई है और ये कब, तो स्टोन एज के अंडर में आ रहा है। उसके बाद है, इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अपना खाना कुछ भी खा करके अपना पेट भर रहे हैं। तो कुछ लोग अपना खा रहे हैं पेड़ पौधे से जो मिल रहा है, लेकिन बहुत लोग शिकार करके भी खाते थे। और या फिर सेफ्टी पर्पस के लिए भी अगर कोई जानवर अटैक कर रहा है तो उसको कैसे मारेंगे। तो स्टोन एज है तो उनको पता है स्टोन को कैसे यूज़ करना है, ये उनको आइडिया था। तो इसीलिए पत्थर का ही कुछ औजार बनाते थे और उसका यूज़ करके वो शिकार करने के लिए, या तो उस शिकार से खाना खाते थे, मतलब उसको पका करके, क्योंकि आग का खोज तो हो चुका है, या फिर उस शिकार को कभी कोई ऐसे भी खा रहा है, कच्चा भी खा रहा है, और नहीं तो सेफ्टी पर्पस के लिए भी शिकार करते थे कि कोई जानवर अटैक कर रहा है तो खुद को सेफ रखें। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि है तो आदि मानव उस समय, लेकिन फिर भी उस समय चित्रकारी करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे, पूरा पाषाण काल में चित्रकारी करना मानव ने प्रारंभ किया है। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अच्छा, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में ये एविडेंस मिला है। कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं और ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन, ये लोकेशन ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और अब्दुल्लागंज जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है रायसेन। वहाँ पे भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल की यानी कि पैलियोलिथिक एज के जो भी चित्रकारी ड्राइंग वगैरह जो भी बनाए हैं वो सब देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में क्या है, तो ये 12,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है पूरा पाषाण काल का, तो 20 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक है। और मेसोलिथिक का टाइम ड्यूरेशन है 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। डेट ऐसे थोड़ा ऊपर से ध्यान रखेंगे, एग्जैक्टली आई डोंट थिंक कभी पूछता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख से 12,000 तक है और जो मध्य पाषाण काल है वो 12,000 से 10,000। अब देखिए वो कितना लंबा टाइम है पूरा पाषाण काल, और मेसोलिथिक जो है ये 12,000 से 10,000, लगभग 2,000 साल तक चला है। ये टोटल इसका ड्यूरेशन ये रहा है मेसोलिथिक पीरियड का। इसके बारे में देखते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। अभी जो कार्लाइल है ये 1867 में सबसे पहले मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बताए थे। सबसे पहले स्टोन एज के बारे में कौन बताए थे, तो वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट, और भारतीय पुरातत्व का पिता जिसको बोलते हैं वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और क्रिश्चियन थॉमस धातु के आधार पर नाम को डिवाइड किए थे। उसके बाद पूरा पाषाण काल का भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मिलते थे, उस समय आदि मानव कहते थे उस समय के मानव को। खाना बदोश होते थे, जानवर की तरह अपना पेट भरते थे ज़्यादा से ज़्यादा। आग की खोज हुई है तब चित्रकारी करना प्रारंभ किए हैं, और चित्रकारी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, सबसे ये ध्यान रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीमबेटका की गुफा में मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले कार्लाइल ने 1867 में जानकारी दिया है। उसके बाद है यह पूरा पाषाण के बाद का काल, तो ऑब्वियसली बात है पैलियोलिथिक के बाद है मेसोलिथिक। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। अभी ये ध्यान देंगे, पहले लिख रखा है ना ऊपर कि बड़े बड़े पत्थर से शिकार कर ले रहे हैं या कुछ भी, तो बड़े पत्थर को लेकर के कहीं जाना संभव नहीं है, और ह्यूमन है तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं शिकार करने या फिर खाने का बंदोबस्त करने, तो उनको कहीं ना कहीं जाना है, तो हो सकता है ना कि कोई एनिमल अटैक कर दे उन पर या कुछ भी, तो इसलिए बड़े पत्थर को लेकर के जाना संभव है ही नहीं, तो वो छोटे छोटे आकार का हथियार बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो मेसोलिथिक टाइम है, तो मेसोलिथिक में क्या होता है कि मानव के हथियार जो है छोटे आकार के थे, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
छोटे आकार के हथियार हैं और छोटे आकार के इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, स्मॉल, और लिथ का मतलब है स्टोन। तो जो स्मॉल साइज का जो भी बना है हथियार, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। एम फॉर मीजोलिथ है, एम फॉर माइक्रोलिथ है। तो ध्यान रखेंगे मीजोलिथिक एरा में माइक्रोलिथिक हथियार है, ठीक है। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। अभी क्या है ना कि इससे पहले जो भी ऐसा डेड बॉडी का नहीं बताया कि क्या होता था, लेकिन इस समय क्या हुआ कि जो भी ह्यूमन था वो अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार का वो लोग कुछ फॉलो करने लगे थे। शायद वो उसको जलाते थे या फिर मे बी बरियल मेथड को फॉलो करते थे, ज़मीन के अंदर दफना देने जैसा। तो इस समय ये जो है अंत्योष्टि अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, ये इस समय मेसोलिथिक एरा में चालू हो गया था। उसके बाद है इसी काल में कश्मीर के बुर्जहोम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो अंतिम संस्कार है ये दफनाने की ही बात कर रहा है, तो जलाने का तो नहीं कर रहा है, दफनाने की ही बात कर रहा है। तो कश्मीर के बुर्जहोम जो है कश्मीर में है, वहाँ से मेसोलिथिक हमको एविडेंस मिलता है। तो बुर्जहोम से क्या एविडेंस मिला है, तो जो भी हम मानव को बरी किए हैं ज़मीन में, उसके साथ साथ कुत्ता को भी दफनाए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कश्मीर के बुर्जहोम से मिला है कि मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है ज़मीन में, दफनाने का वहीं से साक्ष्य मिला है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के सराय नाहर एवं महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखेंगे कि मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से मिला है। ये दोनों जगह का नाम ध्यान रखेंगे, सराय नाहर और महदहा से मिला है अस्थि पंजर का सबसे पहला एविडेंस। अब आ जाता है हमारे पास नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड कब से कब तक था, तो 10,000 से लेकर के 3000 BCE तक, ठीक है। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक देखें, पैलियोलिथिक 20 लाख से 12,000 BCE है। उसके बाद हम मेसोलिथिक देखें, मेसोलिथिक 12,000 से 10,000 BCE है। और फिर है नियोलिथिक जो कि 10,000 से लेकर के 3,000 BCE तक है, ओके। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबॉक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अभी देखिए, अभी हम देख रहे थे ऊपर मेसोलिथिक के बारे में, तो ये 1867 में है, ठीक है। और ये जो नियोलिथिक है ये 1865 में है। तो ध्यान रखेंगे ये जो 1867 वाला है ये बाद में है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में हमको बाद में मिला है जानकारी, और जो नव पाषाण काल है यानी कि नियोलिथिक है, इसके बारे में हमको जानकारी पहले मिला है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कौन दिए हैं इसके बारे में सबसे पहले जानकारी, तो सर जॉन लुबॉक, ध्यान रखेंगे नाम, जॉन लुबॉक 1865 में बताएं। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। अभी इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि अभी तक क्या हो रहा है कि हम लोग अपने जब जो आदि मानव है वो अपने लिए कहीं ना कहीं से कुछ संग्रह करके ले आ रहे हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये लोग अपना एक अस्थायी आवास बना करके रहने लगे, और साथ में जब कोई भी आदमी एक जगह टिक करके रह रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे वो खेती करेगा, है ना। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं खेती कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि आज खेती कर दी और कल उठ करके कहीं और चले गए, पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे अनाज आने में, फिर अनाज को काटने में, सुखाने में, जो भी होता है प्रोसेस, उसको करने के लिए हमको वहाँ रहना पड़ेगा। तो कृषि का शुरुआत भी हुआ है इसी टाइम पे, और मानव अपना अस्थायी आवास भी बनाया है नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल में। नाम ध्यान रखेंगे, नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल में ही कृषि का शुरुआत भी हुआ है और मानव का अस्थायी आवास भी बना है। और साथ में पशुपालन भी शुरू किया है। पशुपालन क्यों, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा था कि हम अपना आवास में जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी पर्पज़ से ये लोग पशुपालन भी शुरू कर दिए, ठीक है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है सब, कि खेती कर रहे हैं, खेती को करने के लिए हमको एक अस्थायी आवास चाहिए, अस्थायी आवास में जहाँ रह रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जो हमको गार्ड करे। तो इसलिए पशुपालन, कुत्ता को सबसे पहले इन्होंने पालना शुरू किया है मानव ने। तो कुत्ता ऑब्वियसली बात है सेफ्टी के लिए काफ़ी सही था, तो अपना पशुपालन भी शुरू किए और पहिया और मनका का भी खोज किया। अब पहिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता था, और साथ में जो अब अनाज है उसको खेत से अगर घर लाना है तो कहीं ना कहीं बैलगाड़ी या किसी भी चीज़ का अगर यूज़ करेंगे तो पहिया लगा करके ही लाएंगे ना, उसको चला करके, उठा के तो लाएंगे नहीं, कितनी बार लाएंगे उठा करके। तो पहिया का भी यूज़ हुआ है। और मनका कहीं ना कहीं हमको लगता है कि स्टोरेज के लिए, अनाज को रखना है, खेती कर रहे हैं तो खेती से अनाज जो आ रहा है उसको स्टोर करना है, तो ये घड़ा का खोज भी तभी हुआ है, ठीक है। पहिया और घड़ा का खोज हुआ है, और पशुपालन भी किए हैं उस समय, और अस्थायी आवास बना कर रह रहे हैं, और कृषि भी। तो ये 5 फीचर्स हैं, एक ही पॉइंट में दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे।
और ये सबका सब कब हुआ है? तो नियोलिथिक या फिर नवपाषाण काल में। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। अगर कभी पूछ लेता है कि राख का टीला कहाँ से मिला है, राख का टीला, तो ये कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल है, संगनकल्लू, ठीक है, संगनकल्लू नाम ध्यान रखेंगे, और राख का टीला वहीं से मिला है, कर्नाटक के मैसूर में है ये। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले भारत में आदमगढ़ जो कि एमपी में है वहाँ से, और बागौर जो कि राजस्थान में है वहाँ से मिला है, ठीक है। बागौर और आदमगढ़ ये दोनों जगह से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और सबसे पहले मानव द्वारा पाला गया पशु कौन है? तो कुत्ता है, ठीक। आदमगढ़ एमपी और बागौर में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 BCE में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। अभी अगर पूछ ले कि सबसे पहले जो खेती हुई थी तो किस फसल की हुई थी, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास जौ और गेहूँ। और कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और अगर आप देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम कब हुआ है? तो 7000 ईसा पूर्व में, है ना। और टाइम पीरियड देख लीजिए, 10,000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक क्या है? तो नियोलिथिक पीरियड यानी कि उत्तर पाषाण काल है। और इसी समय खेती भी शुरू हुआ है, तो ये ऑब्वियसली बात है, इसी के बीच का टाइम है ना, 7000 ईसा पूर्व। तो 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास जो है हमको कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है, जिसमें कि सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाया गया था। उसके बाद आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम किधर है? कश्मीर में है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। तो पहले लोग ना क्या करते थे, अभी है ना कि ये अगर ज़मीन है तो ज़मीन से ऊपर घर बना करके रह रहे हैं, है ना। पहले के टाइम पे अगर ये लैंड का लेवल है तो लोग नीचे गड्ढे में घर बना के रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको परेशानी हुई। बारिश के मौसम में क्या होता है, तो पानी अंदर घुस जा रहा है या कुछ भी ऐसे अंदर रहते थे, तो इनको बाकी जो जंगली जानवर है इससे प्रोटेक्शन हो रहा है, या फिर कश्मीर में तो ठंड भी होती है ना, तो ठंड से भी प्रोटेक्शन के लिए ठीक था, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था उनको बाकी सीजन में सर्वाइव करने में। तो बाद में अभी ऊपर घर बनने लगा, लेकिन पहले ये लोग गर्तावास को प्रेफर करते थे, जो गड्ढे में घर बना के रहते थे। तो इसका एविडेंस कहाँ से मिला है? तो कश्मीर से मिला है, जहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है, ठीक है, गर्तावास का प्रमाण मिला है बुर्जहोम कश्मीर में। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था, कहाँ से? तो बुर्जहोम से ना। देखें यहाँ पे कश्मीर के पास बुर्जहोम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास गुफकराल। तो गुफकराल कहाँ है? गुफकराल में क्या इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। मृदभांड बेसिकली वही जो अभी हम लोग देखे ऊपर की कुछ घड़ा जैसा बनाने लगे हैं मिट्टी का, तो मृदभांड मतलब मिट्टी का कुछ घड़ा जैसा बनाए हैं। और ये कहाँ से मिला है? तो गुफकराल से मिला है। कोल्डिहवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह यूपी के बेलन घाटी में स्थित है, और यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला। तो 7000 में हमको कहाँ से मिला है? तो 7000 में मिला है हमको पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। तो सबसे पहला 7000 में यहीं से मिला है, मेहरगढ़ से, जो कि वहाँ जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर पूछ ले कि चावल का कहाँ से मिला है, देखो वो जौ और गेहूं है और ये चावल है। चावल का सबसे पहले किधर से मिला है? तो कोल्डिहवा यूपी से मिला है, ठीक है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है, बेलन घाटी में स्थित है, और यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि 6000 BCE में मिला है। उसके बाद आता है चिरांद। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार का साइट है। चिरांद में क्या है? तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित है, ठीक है, सारण जिले में स्थित है। इसके अलावा और भी है, चेचर है, सेनुआर है, ये सब भी है, लेकिन चिरांद अभी देखते हैं। बिहार के सारण जिले में है, और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। अब जानवरों की हड्डी, जानवर का शिकार कर रहे हैं और फिर उसका जो मांस है वो खा ले रहे हैं, तो फिर हड्डी का क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ना, तो उसका हम औजार बना लेते थे उस टाइम पे। तो यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ज़्यादा नंबर ऑफ हड्डी के जो भी उपकरण, औजार, हथियार कह लो, ये कहाँ से मिला है? तो चिरांद से मिला है, ठीक है, चिरांद से। उसके बाद आता है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है? तो ये सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 BC से 7000 BC के बीच प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखें कि लहुरा देव में सबसे पहले चावल का यहीं से मिला है। सॉरी, ऊपर यहाँ पे हम कोल्डिहवा कह दिए थे, बट कोल्डिहवा जो है यहाँ 6000 में है, लेकिन ये जो लहुरा देव है यहाँ 9000 से लेकर 7000 BC के बीच में है, ठीक है। तो ये कोल्डिहवा से पहले लहुरा देव में है। ये तीनों पॉइंट को एक बार ध्यान से देखेंगे कि कोल्डिहवा में चावल का मिला है साक्ष्य, लेकिन सबसे पहले नहीं मिला है, लेकिन लहुरा देव में सबसे पहले सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य जो है
9000 से लेकर के 7000 BCE के बीच में प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो लहुरा रेप से। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये यहाँ पे मतलब 3 लोगों को एक साथ ही दफनाया गया था। तो दमदमा में एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिला है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है पूछ ले डायरेक्ट कि एक कब्र से 3 मानव कंकाल का एविडेंस किधर से मिला है, तो हो जाएगा दमदमा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ख़त्म स्टोन एज। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। और स्टोन एज सबसे पहले कौन इंडिया में डिस्कवर किए थे? तो रॉबर्ट ब्रुसवुड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ताम्रपाषाण काल यानी कि चालकोलिथिक पीरियड। तो ताम्रपाषाण काल का क्या क्या फीचर है देखते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। अभी बेसिकली क्या है ना कि पाषाण काल में ही धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, एंड की तरफ बढ़ रहा है। तो पाषाण काल का अंतिम समय क्या है? तो चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण काल। इस समय तांबे की खोज हुई। अभी देखिए यहाँ पे ये तांबे का ना खोज हुआ और तांबा का यूज़ होने लगा। तो जिस मेटल को हम यूज़ कर रहे हैं उस मेटल के हिसाब से ही इसका नाम दिए हैं ताम्रपाषाण काल, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। तो तांबे की खोज हुई तो उसके कारण अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे औद्योगिकरण शुरू हो गया है। ठीक है, अब उसको तांबे को खोजा, फिर उसका कुछ बना रहा है, कुछ औजार हथियार, तो धीरे धीरे क्या उसका इंडस्ट्री लगाएगा। इंडस्ट्री इन द सेंस उस समय छोटा स्केल पे कुछ लगाता होगा। तो धीरे धीरे अभी औद्योगिकरण शुरू हो गया है। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। अभी जो ताम्रपाषाण काल है उस समय लोग ज़्यादातर ऐसे गाँव में विलेज कम्युनिटी की तरह बना के रहते थे। अभी ऊपर देखे ना कि अस्थायी रूप से एक जगह टिक करके रहना शुरू किए हैं। तो अब एक जगह रहना शुरू किए तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग एक ही जगह रह रहे हैं। तो ग्रामीण समुदाय जैसा धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है। तो ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार, गिलूंद, पुरास्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियाँ हैं। अभी नाम ध्यान रखेंगे कि अगर बस्ती का बात करें, पूछ ले कि कौन कौन सी बस्ती है, तो एक है आहार, दूसरा है गिलूंद, और ये दोनों किधर है? तो राजस्थान के बनास घाटी एरिया में देखने को मिलता है। और ये दोनों बस्ती ताम्रपाषाण काल के बस्ती हैं। तो एक है आहार, दूसरा है गिलूंद, किधर है? तो राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। ऑब्वियसली बात है, सब मिलकर के एक जगह रह रहे हैं तो कोई ऐसी जगह ही रहेंगे ना जहाँ पे तांबा इजीली अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, बस्ती है, हम कहीं ऐसी जगह बना ले जहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो बस्ती हम ऐसे जगह ही बना रहे हैं जहाँ पे तांबा काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। तो आहार का जो है प्राचीन नाम वो है ताम्बवती। ठीक है, ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह। ओके, उसके बाद है मालवा मृदभांड। ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना गया है। अभी जो मृदभांड यानी कि जो मिट्टी का घड़ा जैसा है, ये जो चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण युग है उसमें का सबसे जो अच्छा क्वालिटी का जो मृदभांड है वो किसको माना गया है? तो मालवा मृदभांड को माना गया है। ठीक है, मालवा से मिला है जो उसको। बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन ताम्रपाषाण कालीन है। अभी बिहार में जो सेनुआर है वो, सोनपुर है, ताराडीह है, और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है ये सब, इसमें एक जगह है खैराडीह और नरहन, ये सब ताम्रपाषाण काल का जगह है जहाँ से एविडेंस मिला है। महिष दल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियाँ हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कहाँ है? तो महिष दल। पश्चिम बंगाल में क्या है? महिष दल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। तो मध्य प्रदेश में क्या है? तो नवदा टोली है मध्य प्रदेश में। बेसिकली ध्यान रखेंगे कौन सा साइट किस स्टेट का है और ये कब का है? तो ताम्रपाषाण काल का यानी कि चालकोलिथिक पीरियड का समय। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ी बस्ती है। नाम क्या है? तो इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव। ऐसे भी ध्यान रखेंगे, इनाम हमेशा कुछ बड़ा ही होता है ना। तो ताम्रपाषाण युग का जो सबसे बड़ा बस्ती है वो कौन है? तो इनाम गांव है। ठीक, महिष दल है पश्चिम बंगाल का। बिहार में कौन कौन है? तो बिहार में सेनुआर है, सोनपुर है, ताराडीह है, और उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन है। ठीक है, मालवा मृदभांड सबसे अच्छा किस्म का वहाँ का जो घड़ा है उसको माना जाता है। और इनाम गांव ताम्रपाषाण यानी कि चालकोलिथिक साइट में चालकोलिथिक एज का सबसे बड़ा बस्ती माना गया है। यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। अभी जो मातृ देवी की पूजा है वो पहले भी होती थी, इवन वैदिक एज में तो सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे काफ़ी प्रेवलेंट था। फिर धीरे धीरे थोड़ा इसका जो मातृ देवी का जो है फीमेल का जो है वो कंडीशन धीरे धीरे गिरता गया वैदिक एज के बाद से, लेटर वैदिक एज के बाद से। तो ये देखेंगे तो इस समय क्या है कि इस समय लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे।
मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हो सकता है कि आयरन और ये सब दे करके आपको कंफ्यूज कराए, लेकिन ध्यान रखेंगे स्टोन एज है। स्टोन एज के बाद क्या आया है, सीधा चालकोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण युग। तो पत्थर हम पहले से ढूंढ रखे हैं, ढूंढने क्या है मतलब पत्थर से पता है कि क्या हो सकता है, आग बना सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, छोटे छोटे औजार बना सकते हैं। लेकिन ये जो तांबा जो धातु है इसके बारे में हमको सबसे पहले पता चला है, इससे पहले आयरन या किसी चीज़ का मेंशन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे मानव के द्वारा सबसे पहली खोजी हुई वस्तु क्या है, तो वो तांबा है। ठीक है, तांबा। बच्चों के गलों में तांबों के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदोली और नेवासा बस्तियां में पाया गया है। तो ये बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी डेथ हो गई तो उनके गले में तांबा का मनका का हार पहनाते थे और फिर उनको दफनाते थे। और इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र में ही है, चंदोली और नेवासा, वहाँ से मिला है। चंदोली और नेवासा इन दोनों जगह से मिला है। स्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तु होती थी वे धनी कहलाते थे। अब अभी के टाइम पे कैसे है, गोल्ड है, डायमंड है, जिनके पास है तो वो धनी कहलाते हैं। तो ये वैसे ही तब का कीमती पत्थर है। अभी तो गोल्ड मेटल है और डायमंड तो खैर स्टोन है, लेकिन ये दोनों ही स्टोन ही है। कौन से कौन स्टोन है, तो एक है स्टेटाइट और दूसरा है कार्नेलियन। स्टेटाइट और कार्नेलियन, एस्टेटाइट और कार्नेलियन 3-4 बार रिपीट करेंगे, नाम ध्यान में रहेगा। एस्टेटाइट और कार्नेलियन ये जो है चालकोलिथिक एज के प्रीशियस स्टोन्स हैं, और जिनके पास ये ऑब्वियसली बातें हैं उनको धनी कहा जाते हैं। चित्रित मृदभांड यानी कि जो भी घड़ा है या जो भी पॉटरीज है, मृदभांड बेसिकली पॉटरी को रेफर करता है, उस पर अगर हम डिज़ाइन बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ है, तो ताम्रपाषाण युग में हुआ है। ठीक, इससे पहले मृदभांड सुने हैं हम लोग बहुत जगह, लेकिन चित्रित मृदभांड नहीं सुने हैं। और हाँ, इसमें ये भी देखें कि सबसे अच्छा क्वालिटी का मालवा मृदभांड जो है ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना जाता था। यानी कि मालवा का जो पॉटरी होता था तो सबसे अच्छे क्वालिटी का पॉटरी माना जाता था। और यहाँ पे चित्रित मृदभांड की बात किया है, तो जो ऐसे डायग्राम फोटोज़ बना करके अगर हम पॉटरी पे कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसका सबसे पहले कब बनाया गया, तो चालकोलिथिक एज में बनाया गया। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। अब इससे पहले जो स्टोन एज चल रहा था, तो ये तो स्टोन एज का धीरे धीरे अब खत्म की ओर जा रहे हैं ना, तो स्टोन एज से पहले, इस एज से पहले जो चल रहा था उस समय लोग अस्थायी रूप से रहना शुरू किए थे। यानी कि जो हम लोग अभी पढ़े हैं नवपाषाण या उत्तर पाषाण, उस समय लोग अस्थायी रूप से रहना शुरू किए थे। फिर धीरे धीरे बस्ती की तरह रहने लगे, झुंड में रहने लगे, लाइक कम्युनिटी की तरह, विलेज कम्युनिटी की तरह। लेकिन बड़े बड़े गाँव बसाए हुए इसी एज में है। लाइक ताम्रपाषाण लोग जो हैं वही लोग बड़े बड़े गाँव को एक साथ बसाए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। अभी आगे जब आएगा कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज, उस समय लोग शहर में रहने लगेंगे, नगर में रहने लगेंगे। लेकिन ये जो चालकोलिथिक एज है, इस समय के लोग कहाँ रहते हैं, तो गांव में रहते हैं, और ये लोग लिखने का कला नहीं जानते। इसलिए तो कहते हैं ना कि इस टाइम का जो भी एविडेंस है वो लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी रिटन फॉर्म में नहीं मिला है। ये बस हमको खुदाई में मिल जाता है कि अच्छा ये मृदभांड है, कहीं से मिल गया तो अच्छा ये मनके का ही हार है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लिखा हुआ कहीं पे भी कुछ नहीं मिला है। तो इसीलिए ये जो है कि प्री हिस्टोरिक में आता है, जहाँ पे लिखा हुआ कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन वही जो हम ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे यानी कि कांस्य युग पढ़ेंगे, तो वहाँ का लोग जो है वो नगरवासी था और उस समय वो लिखा हुआ एविडेंस भी मिलेगा। ठीक है। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई थी। अभी जब तांबा का खोज हो ही गया तो उससे कुछ कुछ बनाने लगे थे लोग। तो सबसे बड़ा जो तांबे का कोई उपकरण बनाया हुआ है वो कहाँ से मिला है, तो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से क्या मिला है, तो सबसे बड़ा तांबा का उपकरण मिला है। सबसे बड़ा तांबा का उपकरण कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। तो ये बेसिकली हम लोग देख लिए, चालकोलिथिक एज तक देख लिए हैं। कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जॉर्वे संस्कृति के बारे में और भी इसके आगे का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिनको भी ज़रूरत है उन तक इसको शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।